अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जनाब। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जनाब ये जो मौसम है आज बड़ा खुशगवार मौसम है, बरसात का मौसम है, लेकिन इसमें गफलत और लापरवाही की वजह से ना हादसात का पेश आना भी मामूल बन जाता है। लेकिन अगर हम ज़रा सी एहतियात से काम लेना तो इस मौसम में जानी नुकसान से बचा जा सकता है और इस मौसम को अच्छे तरीके से एंजॉय भी किया जा सकता है, क्योंकि मानसून का नया स्पेल जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब भर में जो है वो मानसून बारिशों का नया सिलसिला दाखिल हो चुका है, जिसके बायस लाहौर समेत मुतअद्दिद अज़ला में शदीद बारिश का जो है इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और जो कि हम अभी देख भी रहे हैं कि सुबह सवेरे ही मूसलाधार बारिश जो है ना वो शुरू हो चुकी थी। और ऐसे में शहरियों को चंद एहतियाती तदाबीर अपनाने और बुनियादी इंतज़ामात करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, जिनसे हादसात से हम बच सकते हैं। अब बारिश के मौसम में छतरी और क्या कर रहे हैं आपके रेन कोट जो है वो बुनियादी ज़रूरत होती है। इसलिए बारिश में बाहर जाने से पहले एक तो आपके पास अम्ब्रेला होनी चाहिए, दूसरा अगर रेन कोट है तो बहुत ही अच्छा है कि आप बाहर जाते हुए उसको अपने साथ लेके जाएं। इससे ना सिर्फ आप बारिश से महफूज रहेंगे बल्कि आपका जो ज़ाती सामान है ना जो हमने साथ कैरी किया होता है, जैसे लड़कियां हैं उन्होंने ऑफिस से जाना है तो उनके पास उनका बैग होता है, वो भी भीगने से बच सकता है। मर्द हजरात हैं उन्होंने भी ऑफिस से जाना होता है, उनके पास लैपटॉप वाला बैग होता है तो वो उसको भी बचा सकते हैं। तो इसलिए ये कुछ एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। तो इसलिए कुछ एहतियाती तदाबीर जो हम अपने तौर पर ले सकते हैं उनको हमें ख़ुद ही इख्तियार करना चाहिए। कुछ चीज़ें जो कि गवर्नमेंट इंतज़ामिया जो है उनको बेहतर अपने तौर पर इंतज़ामात करने चाहिए, वो उनको करने दीजिए। तो अभी तो जनाब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज मौसम भी अच्छा है, बारिश हो रही है। और ऐसा जब मौसम होता है ना तो घर में कोशिश की जाती है कि चटपटे खाने बनाए जाएं, ऐसे मज़ेदार खाने बनाए जाएं जो कि सब बैठ के ना एक तो खाना भी इंजॉय करें और साथ ही साथ मौसम को भी इंजॉय करें, तो गेट टुगेदर हो जाती है घर में। तो आज शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं और आज वो चिकन स्टेक लेकर आई हैं, उसकी रेसिपी जो कि झटपट बनेगी आपके घर में और आज ही आप उसको बना सकते हैं और घर वालों को जो है ना वो आप खिला भी सकते हैं। तो शेफ़ मलीहा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। शेफ़ मलीहा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो शेफ़ मलीहा आज आप मज़ेदार सी स्टेक बनाने जा रही हैं। जी चिकन स्टेक। जी, चिकन स्टेक बनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? सबसे पहले जो है वो चिकन स्टेक की मैरिनेशन करेंगे, ठीक है, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। स्पाइसेस में मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे चिकन पाउडर हाफ टी स्पून, ओके, क्रश्ड रेड चिली हाफ टेबल स्पून। स्पाइस लेवल आप अपनी मर्जी से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक रेसिपी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून, ओके, एंड ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्पाइसेस, ठीक है। इसके अलावा मिक्स हर्ब में यूज़ करूँगी 1 टीस्पून, स्टेक सॉस जो है वो हमें प्रिपेयर भी मिल जाती है, ठीक है, लेकिन मार्केट से मैंने वैसे ही खुद बनाई है, जिसको हम लोग 1 से 3 मंथ्स भी स्टोर कर सकते हैं। ये आपने खुद बनाई है? जी, इसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है। 2 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, सही, 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस, ये आपके लिए ऑप्शनल है। ओके, डार्क सोया सॉस 1 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून चिली सॉस। सही, ये हमारी स्टेक सॉस रेडी है। अच्छा, ये हमारी स्टेक सॉस रेडी है। वाह जी वाह। इसके हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, ठीक है। और ये हम कितनी देर स्टोर कर सकते हैं? एटलीस्ट 3 मंथ्स हम स्टोर कर सकते हैं। इसको हम फ्रिज में जो है स्टोर कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून,
क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी है और हम लोग इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, हर चीज़ हमारे घर में होती है। सही है। ये तो अब हमने की है चिकन स्टेक की रेसिपी। ओके। इन केस अगर हम फिश स्टेक बनाना चाहें तो जस्ट इसमें इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे ऑयस्टर सॉस का, स्किप कर देंगे बारबेक्यू सॉस को और ऑयस्टर सॉस ऐड कर देंगे। ओह ठीक है। ये रेसिपी जो मैंने इंग्रेडिएंट्स के साथ बताई है ये एटलीस्ट 2 फिलेस के लिए इनफ है। ठीक है। ठीक है, मतलब वो सॉस डाली है और उसके अंदर सिर्फ आपने जो स्पाइसेस हैं वो ऐड ऑन किए हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा सॉल्ट क्यों नहीं ऐड किया है? सॉल्ट ऐड नहीं किया आपने? नहीं किया। ठीक है। क्योंकि उसका रीजन ये है हमारी सॉसेस में ऑलरेडी सॉस है, ज्यादा और सॉल्ट है। जी ठीक है। ठीक है। 2 फिले मैं इसमें ऐड कर दूंगी, अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेशन टाइम एटलीस्ट 3 आवर्स तो होना चाहिए, एटलीस्ट 3 आवर होना चाहिए। इन केस अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको क्विक सी रेसिपी बनानी है, जैसे ही कोई गेस्ट आ जाए, उसके लिए एक कह लें टिप्स है कि आपने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर देना है, जिससे हमारा जो चिकन है, इवन बीफ के लिए भी हम यही टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है। मतलब ये तब आप बना सकते हैं कि जब आपके मेहमान आपको बता के ना आए ना, जी जी, तब आप फौरी जल्दी से कर सकते हैं। अचानक से आपके मेहमान आ गए और अब आप चाह रहे हैं कि उनको हमने जरा अच्छे तरीके से खाना भी खिलाना है और मजेदार भी होना चाहिए और अच्छा पका भी होना चाहिए, तो आप फौरी तौर पर ये बना सकते हैं। ठीक है। मतलब वैसे अगर आप बना रहे हैं तो आप उसको 3 to 4 आवर्स जो है ना वो मैरिनेशन के लिए रख दें, छोड़ दें। और अगर फौरी आपने पकाना है तो उसमें सिर्फ आपने ऑलिव ऑयल डालना है। जी ठीक है। इन केस अगर हमारे पास बीफ है, चिकन को अगर स्किप कर दें, बीफ को हम फिर कंपल्सरी ओवरनाइट स्टे करवाते हैं। सेम एज इट इज यही रेसिपी यूज करेंगे, जस्ट एडिशन होगा ऑलिव ऑयल का। ऑलिव ऑयल आपके पास नहीं है, कॉर्न ऑयल आप ले लें, वेजिटेबल ऑयल ले लें, इट्स अप टू यू। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख देती हूँ, उतनी देर में मैं बाकी चीजें रेडी कर लेती हूँ। ओके। इसके साथ जो मैं रेसिपी यूज कर रही हूँ वो है गार्लिक राइस। गार्लिक राइस की। ओके। और ये जो आपने फले मैरिनेट करके रखे हैं शेफ मलिहा, इसको भी रख सकते हैं फ्रीज, मतलब स्टोर करके? जी जी रख सकते हैं, एटलीस्ट आप 2 वीक्स रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। क्योंकि चिकन तो टेंडर बहुत जल्दी हो जाता है। अगर इसकी कुकिंग टाइम की बात की जाए तो एटलीस्ट 6 मिनट तो है, बहुत जल्दी कुक हो जाता है। और जब तो गेस्ट आए हो तो फिर तो बताए आपको रेसिपी झटपट सी तैयार हो। बिल्कुल ऐसे ही साथ ही। ठीक है, गार्लिक राइस के लिए सबसे पहले मैं ऐड करूंगी पैन में 1 टेबलस्पून बटर। ठीक है। आप भी कोई घर में कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाते तो आप भी फिर ऐसे ही बना लेते फिर आप भी झटपट जो है ना ये सिलसिला जारी रहता है। अच्छा। हम पाकिस्तानियों के घर तो स्पेशली ये चीज़ है कि बगैर बताए मेहमान आ जाते, किसी भी टाइम आ जाते। ये तो हमारे कल्चर का हुस्न आप कह सकते हैं कि कभी भी कोई भी आ सकता है, तो इसलिए आपको खुद को ना प्रिपेयर करना पड़ता है। अच्छा, जैसे ही बटर मेल्ट होगा इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का। ऑलिव ऑयल ऐड करने का पर्पस ये है कि बटर बर्न नहीं होता कभी भी। ओह अच्छा। समटाइम बटर की कोई भी रेसिपी हम यूज़ करें तो ऐसा होता है कि बटर की बहुत ज़्यादा एक स्मेल आती है, क्योंकि वो जल जाता है ना। लोग उसको एक तो हाई फ्लेम पे पकाते हैं, दूसरा उन्हें पता नहीं होता कि कितना पकाना है। जी जी, तो वो जल जाता है। सही। तो उसमें ऑलिव ऑयल आप डाल लें थोड़ा सा तो वो नहीं जलेगा। जी जी। ओके। 1/2 टीस्पून गार्लिक। ओके। और उसको थोड़ा इन्हेंस फ्लेवर करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाइट सी ग्रीन चिली। जी, चॉप करके। ओके। लाइट से इसको सौते करेंगे। जैसे ही थोड़ी सी खुशबू आने लगे तो इसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। ठीक है। ब्लैक पेपर पाउडर 1 पिंच।
जो गार्लिक है हमारे पास, इसको इतना कुक करेंगे कि जो एक स्मेल सी होती है गार्लिक की, जी जी, वो ख़त्म हो जाए और एक अरोमा अच्छा सा जो होता है वो आ जाए। सही है। राइस जो है मेरे पास 90% कुक है। अच्छा 90% मतलब बॉइल्ड राइस आपने किए हुए? बॉइल्ड राइस है। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। राइस बॉईल करते वक्त आपने क्या करना है कि 1 टेबलस्पून आपने विनीगर ऐड करना है, 2 टेबलस्पून आपने सॉल्ट ऐड करना है एंड 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है, जिससे हमारे राइस जो हैं बहुत खिले खिले और बहुत अच्छे से बनेंगे। सही, मतलब वो जो अलग अलग होता है ना, एक अलग अलग चावल होता है, अलग अलग दाने हमारे, हाँ अलग अलग दाने नहीं होते हमारे चावल के। हमारे चावल या तो टूट जाते हैं या फिर जो है ना वो अजीब ही हो जाते हैं चावल। तो उसके लिए आप विनेगर यूज़ करें, उसमें चावलों में नमक डालें और ऑयल का इस्तेमाल करें थोड़ा सा। ठीक है, वो आपने कितने चावल बनाने हैं उस हिसाब से आप जो अपनी क्वांटिटी है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं उसके साथ। अच्छा, बहुत से लोग हैं यहाँ पे, खासतौर पे जब हम रेस्टोरेंट्स खाने जाते हैं ना तो इसमें वो स्प्रिंग अनियंस भी यूज़ करते हैं, तो अपनी मर्जी आप कर सकते हैं। अपनी मर्जी है, क्योंकि रेसिपी के अकॉर्डिंग अगर हम चले ना, गार्लिक राइस स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं तो जस्ट गार्लिक का अरोमा इनहेंस होना चाहिए उस राइस में। अगर हम लोग वेजिटेबल फ्राइड राइस कह रहे हैं तो उसमें हम एडिशन कर लेंगे एग का विद वेजिटेबल्स है ना, अपनी मर्जी आप अपना जो है आपका जिस तरह आप बनाना चाहते हैं। बेसिक रेसिपी तो हमने बता दी है आपको। जी जी, उसका मतलब ऑल्टरनेट आप खुद कर सकते हैं। जो बच्चे स्पेशली वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, उनको आप किसी ना किसी तरह हम बहाने से हम ऐड करके दे सकते हैं, वो करवा सकते हैं। मेरे ख्याल से राइस हमारे रेडी हो गए। ठीक है, जो साइड हम सर्व करेंगे वो है मेरे पास बटर कॉर्न। बटर कॉर्न के लिए हमने बॉइल्ड कॉर्न ले लिए। ओके, 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे बटर। ओह वाओ, जैसे ही बटर मेल्ट होगा इसमें ऐड करेंगे मिक्स हर्ब। ओके, मिक्स हर्ब अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है आप पार्सले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑल्टरनेट मैं वे आपको बता रही हूँ। अच्छा, पार्सले और है, ऑरिगानो और है, और मिक्स हर्ब और है। ये तीनों चीज़ें डिफरेंट है। तीनों चीज़ें डिफरेंट है। ठीक है, इसके अलावा रोजमेरी लीव्स हो गए, थाइम्स हो गए, सब ये डिफरेंट लीव्स हैं। ठीक है, 1/2 टीस्पून मैं ये ऐड करूँगी। व्हाइट पेपर 1 पिंच। ठीक है। अच्छा, आप ये भी साथ साथ चीज़ें देखें कि ना हमने जो है ना, आपने चावल उसके अंदर पहले आपने सॉल्ट यूज़ किया था। जी जी, हाँ, बाद में हमने सॉल्ट यूज़ नहीं किया और इसमें भी हमने सॉल्ट यूज़ नहीं किया है अभी तक। अच्छा, 1/2 कप मेरे पास स्वीट कॉर्न है। ओके, कुछ लोगों को थोड़ा स्पाइसी पसंद है, ठीक है, उसके लिए हम लोग चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं ऐड कर रही। सही, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्टेक जो मैरिनेट किया हुआ है उसमें मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, दैट्स इट। मतलब ये हमारे कॉर्न्स भी रेडी हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप जो है ना वो आप स्टेक्स की तरफ जाएंगी। जी जी, स्टेक पहले मैं रेडी करूँगी, देन मैं ऐड करूँगी सॉस रेडी। ओके, ठीक है, तो शेफ़ मलीहा ने राइस भी रेडी कर लिए हैं, जो स्वीट कॉर्न्स है वो भी रेडी हो चुकी हैं। अब जो है ना वो शेफ़ मलीहा स्टेक की तरफ जाएंगी। तो शेफ़ मलीहा आप साथ साथ काम करें, हमारे साथ एक और गेस्ट भी हैं, मैं उनको ज्वाइन करवाती हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगी कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ तक पहुँची है। तो जनाब, आज हमने बात करनी है ख़ास तौर पर बालों के हवाले से, क्योंकि घने और चमकदार बाल ना हमारी शख्सियत में खूबसूरती की अलामत में से एक अलामत समझी जाती है, और इनका झड़ना या गिरना किसी भी शख्स के लिए ना परेशानी का बाइस होता है। अब बालों के झड़ने का मसला किसी भी शख्स को उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ऐसे में आजकल बालों के गिरने के मसले से निपटने के लिए मर्द हजरात ज़्यादातर विग्स का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ अफराद हेयर ट्रांसप्लांट को एक बेहतर ऑप्शन समझते हैं, जबकि विग और हेयर ट्रांसप्लांट दोनों ही तरीका इलाज मौजूद है मार्केट में। लेकिन इनमें से कौन सा इलाज बेहतर है, ये इनफरादी हालात पर मुनहसर हो सकता है, क्योंकि विग जो है वो एक वक्ती हल है,
जो फौरी तौर पर आपके बालों की जो ज़ाहरी शक्ल है उसको बदल देता है, जबकि हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल तरीक़ाकार है। जो अफराद बालों को मुस्तकिल तौर पर बहाल करना चाहते हैं उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि आया कौन से लोग जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं और क्या उनके लिए वो सही होता है नहीं होता, विग्स के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ही पैचेस लगा लेते हैं, तो क्या वो आपकी स्किन को ख़राब करते हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस पर बात करनी है हमने। और ख़ास तौर पर जो मर्द हजरात हैं उनके बाल इतने क्यों झड़ना शुरू हो जाते हैं अर्ली एजेस में, तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अजीम जहांगीर ने हमें ज्वाइन किया है। डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, एस्थेटिक्स के एक्सपर्ट हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। डॉक्टर साहब आज हमने बात करनी है बालों के हवाले से, ख़ास तौर पर मर्द हजरात के। तो सबसे पहले तो बताइए, इतनी जल्दी अर्ली एजेस में अगर देखा जाए तो मर्दों के बाल क्यों झड़ना शुरू हो जाते हैं? देखिए, मर्दों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो बाल गिरने की वजह है उसको हम कहते हैं एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका। एंड्रो मीन्स आपके हार्मोन्स और जेनेटिका मीन्स जेनेटिक्स, ठीक है। तो मर्दों में एक ख़ास हार्मोन जो मर्दों को मर्द बनाता है उसका नाम टेस्टोस्टेरोन है। वो जो है वो बालों की जड़ में एक और एंजाइम में बदल जाता है जिसका नाम डाईहाइड्रोटेस्टोन, और वो फिर बालों को गिराता है उन मर्दों में जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, जिन्हें अगर किसी के ताया मामू चचा किसी में गंजापन है तो मर्दों का उसी तरह का गंजापन होना जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं उसके, और ये सबसे कॉमन है। आई वुड से प्रॉब्ली मोर देन 90% जब मर्दों में बाल गिरते हैं वो इसी वजह से गिरते हैं। यही वाले हार्मोन्स औरतों में भी बाल गिरा सकते हैं। अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है, सिस्ट अगर ओवरी में है तो वो भी उस तरह भी गिरा सकते हैं। वजन का ज़्यादा होना जो वो औरतों में भी यही काम तकरीबन कर सकता है, जो कि जिस तरह मर्दों के बाल मुंह पे उगते हैं औरतों के भी उगना शुरू हो सकते हैं। और वो बताते हैं हमें कि इनमें भी मर्दों के हार्मोन्स की ज़्यादती है, समझ लें। अब मर्दों में जो सबसे ज़्यादा, चूँकि ये कॉमन है तो लोग ये समझते हैं कि इसके अलावा कोई और वजह ही नहीं है बाल गिरने की मर्दों में, जबकि मर्दों में और वजूहात भी हो सकती हैं, वो गरचे वो कम हैं लेकिन हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ इलाज इसी का नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पहले देख लेना चाहिए कि मर्दों में किस वजह से बाल गिर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आज हमने दो चीज़ों के हवाले से बात करनी है ना, कि एक तो जो पैचेस लग जाते हैं फौरी तौर पर मर्दों के अंदर, और उसके ऊपर बात करनी, दूसरा हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर बात करनी है। अब अगर हेयर ट्रांसप्लांट की बात की जाए तो क्या ये सर के बालों की जो पेवंदकारी इसको कहा जाता है उर्दू में, ये हर गिरने वाले जो बाल होते हैं उनके लिए तरीका इलाज मौसर है या ये डिफरेंस दोनों में है? नहीं, देखें, जिन बालों में एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका हो, एंड्रोजेनेटिका का मतलब ये है कि आपके ऊपर वाले बाल, मैं भी उसका शिकार हूँ कि ऊपर से गिर गए और साइडों वाले बाल रह जाते हैं। मर्दों के कभी आपने नहीं देखा होगा कि साइडों वाले बाल गिरे हों, क्योंकि वो वाले साइडों वाले सिर्फ आगे से और ऊपर से बाल गिरते हैं। ये जो है ये जेनेटिक हेयर लॉस है, और इसका इलाज जो सबसे मौसर है वो कुछ दवाइयों से भी है, और दवाइयाँ आप जो FDA ने अप्रूव की हुई दवाइयाँ हैं, और साथ ही साथ जो है वो आपके जो बाल, पीछे वाले बाल और साइडों वाले बाल जहाँ पे आपके हार्मोन का असर नहीं हुआ, वो वाले बाल आप अगर निकाल लेंगे, उनको कहीं पर भी लगा लेंगे सर पे तो वो उगने लग जाएंगे, और आगे वाले बाल जिन पे कि जेनेटिक हेयर लॉस है उसको अगर आप पीछे ट्रांसफ़र कर देंगे वहाँ से भी गिर जाएंगे। विच मीन्स कि हम सिर्फ इसको ट्रांसप्लांट का मतलब है एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगा देना, हाँ जी, ट्रांस करना, वहाँ से ट्रांसफ़र कर देना। तो जो ट्रांसफ़र हम बाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बाल वहीं पे उसी तरह अच्छे उगने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी और ऐसी बीमारियाँ, ख़ास तौर पे औरतों में जेनेटिक हेयर लॉस जो है वो बहुत कम होता है, हो सकता है लेकिन बहुत कम होता है। और औरतों में जो जेनेटिक हेयर लॉस होता है उनकी हेयर लाइन पीछे नहीं जाती, यानी वो आगे रहती है, सारे थोड़े थोड़े घने जो होते हैं बाल कम हो जाते हैं, और उसकी वजूहात जो हैं वो और हैं। वहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मर्दों में जो हैं चूँकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कम होती हैं तो उनमें ज़्यादा तक यही वाला बाल गिरने का ज़्यादा वजूहात होती हैं। मतलब उनको जो है ना वो जेनेटिक्स खास तौर पर एक रोल अहम प्ले कर रही होती हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसे लोग क्लेम करते हैं जी ये वाला शैम्पू लगाएं, ये वाला तेल लगाएं तो आपके जो गिरे हुए बाल हैं या आपका बिल्कुल खाली सा हुआ है तो दोबारा से आपके बाल आ जाएंगे, वाकई ऐसा होता है? देखिए, ये तकरीबन फ्रॉड है। आई एम सॉरी टू से, दुनिया में दो चीज़ें, अमेरिका में हम पढ़ाते थे कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रॉड की नज़र हुई हैं मेडिकल के फील्ड में, वो दो हैं।
एक है कि बग़ैर कुछ किए आप 200 किलोग्राम से 100 किलोग्राम हो जाएंगे, आपका वज़न कम हो जाएगा और रातों रात हो जाएगा, ख़ास किस्म का पानी पिएं, ये पिएं, वो पिएं। और दूसरा है बालों का उगना। ये दो वो चीज़ें हैं जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल फ्रॉड हुआ है। ठीक, कोई शैम्पू, ठीक है, कोई तेल आपके बालों को गिरने से नहीं रोक सकता। 90% से ज़्यादा ये झूठ है। 10% सिर्फ इसलिए हो सकता है अगर किसी को डैंड्रफ है और डैंड्रफ हल्की सी बेहतर होगी तो मुमकिन है कि बाल गिरना थोड़े से कम हो जाए, लेकिन वो भी प्रूवन नहीं है। इसके लिए आपके ब्लड टेस्ट होने ज़रूरी हैं, प्रॉपर तशखीस होनी ज़रूरी है कि बाल गिर क्यों रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली तो बाल नहीं गिरने चाहिए। एक सर पे तकरीबन 100 से 125 बालों का गिरना रोज़ाना नॉर्मल है। ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखें कि अगर आपके 100 बाल एक दिन में गिर रहे हैं तो तकरीबन 100 से 110 बाल गिरना, 120 बाल गिरना नॉर्मल है। लेकिन अगर वो उग ही नहीं रहे हैं तो फिर मसला आएगा ना। असल मसला ये हाँ। वो जो गिरते हैं बाल अल्लाह में उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो कुदरती तौर पे बाल कुछ गिरते हैं, कुछ रिप्लेस हो जाते हैं और हर बाल जो है वो एक साइकिल के थ्रू गुजरता है। वो तकरीबन 3 साल तक उगता है, फिर 3 महीने के लिए समझ लें रेस्ट पे चले जाता है। अच्छा। और फिर तकरीबन 3 हफ्ते में वो गिर जाता है। ये अल्लाह ने, लेकिन ये जो है ये सिर्फ 10% बाल ये कर रहे होते हैं। ओके। एक सर पे 10% बाल हैं जो रिसाइकल हो रहे होते हैं, बाकी 80% बिल्कुल ठीक रहते हैं। अगर यही रेशो गलत हो जाए, उलट हो जाए, फ़र्ज़ करें 80% गिरे जाएं, जो कि काफ़ी दफ़ा जिस तरह मैंने अभी आपको बताया शॉक लॉस में, या इसको टीलोजन अफ्लूवियम बोलते हैं, ये वो बीमारी है समझ लें, और ये बड़ी वक्ती बीमारी है। आपने देखा होगा बच्चों की माएँ जब कहते हैं जी जब बच्चे बोलना शुरू होते हैं, पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनेक्डोट्स हैं कि जब बच्चे बोलना शुरू होते हैं तो माँ के बाल गिर जाते हैं। एक्चुअली ये बिल्कुल सच है, उसके बच्चे के बोलने का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो बच्चा तकरीबन जितनी देर में 4-5 महीने में बोलना शुरू करता है थोड़ा बहुत, उस वक्त तक माँ के जो शौक होता है प्रेगनेंसी का, उसके बाल गिर जाते हैं और सारे के सारे वापस आ जाते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर वहाँ पे आपके पास मल्टीविटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सारा कुछ ठीक है, हार्मोन्स की खराबी नहीं है, तो सारे बालों को वापस आ जाना चाहिए। इस तरह आपने देखा अक्सर लोगों के तो इस तरह से, वरना सारी माएँ गंजी हो जाएं। हाँ, ऐसे नहीं होता, सबके बाल वापस आ जाते हैं। अच्छा, चंद चीज़ें फिर बताएं ना, वो ख़वातीन के लिए भी हो सकती है, वो मर्द हजरात के लिए भी हो सकती है कि चंद चीज़ें जिसकी वजह से आपके बाल बढ़ना शुरू हो जाए। मतलब हम चाहते हैं कि जी नेचुरली तौर पर हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और हमें PRPs ना करानी पड़े, ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े, तो हम नेचुरली कोई ऐसी चीज़ें खाएँ या फिर लगाएं जिससे हमारे बाल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए, लंबे हो जाए, चमकदार हो जाए, अच्छी उनकी सेहत हो जाए, मजबूत हो जाए। देखिए, 2 चीज़ें। नंबर 1 तो ये कि जब आपने कोई भी शैम्पू करना है और कोई भी आपने कंडीशनर लगाना है तो मेक श्योर करें कि वो आपके बालों को ड्राई ना करे, फ्रीजी ना करे और तोड़े ना। यानी जब आपके बाल कमज़ोर हो जाएंगे, आप थोड़ी सी भी कंघी करेंगे तो बाल टूट जाएंगे। नंबर 2, मेक श्योर करें कि आपके जो बुनियादी ब्लड टेस्ट हैं, जिसमें आपका CBC है, जिसमें बड़ी रूटीन के जो ब्लड टेस्ट हैं वो नॉर्मल हों। और आखिरी बात यह कि मेक श्योर करें कि आप में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। अगर आप में आयरन की कमी है, विटामिन D की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, जो बड़े बड़े विटामिन हैं, उसको तो कम से कम आपने पूरा रखना है। अपने डॉक्टर के पास जाएं। आपको जब भी बाल गिरें तो उसको सिर्फ बालों का मसला ना समझें, उसको ये समझें कि ये किसी अंदरूनी बीमारी की अलामत भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ख़ास तौर पे ये चीज़ें हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो डॉक्टर अजीम जहांगीर हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने इसके ऊपर बात की है। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ तक पहुँची है उसके हवाले से बताएँगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हमारे साथ शेफ़ मलीहा मौजूद है और आज वो हमें चिकन स्टेक बनाना सिखा रही हैं। तो शेफ़ मलीहा, कहाँ तक हमारी स्टेक पहुँची है? चिकन स्टेक फिले रेडी हो गए। ओके, अब मैं इसको प्लेट में डिश आउट कर दूँगी। इसी पैन में मैं सॉस रेडी करूँगी। ठीक है, और उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें? जी, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में मुझे चाहिए 1/2 टेबल स्पून बटर। इसी पैन में मैं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी स्पाइसेस हैं, फ्लेवर और इनहेंस हो जाएंगे। जी, बटर जैसे ही मेल्ट होगा इसी में मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून फ्लावर। ओके,
फ्लावर को इतना कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, सही। ट्रांसलूसेंट सा हो जाए। ठीक है। कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें अराउंड 1.5 कप मिल्क ऐड करूँगी। ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि जो फ्लावर के साथ मिल्क के लम्स ना बने। मतलब साथ साथ आपने ना वो जो स्पैचुला है उसको भी चलाते रहना जी है जी, ताकि है जो ना लम्स हैं वो ना lumps ना बने। बने। जी, ठीक जी। है। अगेन स्पैचुला से हम इसको मिक्स करेंगे। बेसिक सॉस की रेसिपी ये है। अगर आप इसमें वेरिएशन करना चाहें तो मशरूम्स के साथ कर सकते हैं, ब्लैक ऑलिव्स के साथ कर सकते हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ आप कर सकते हैं। जो बेसिक है वो इसी तरह से है। ठीक है। अगर आपको गार्लिक बनानी है सॉस तो सेम एज इट इज़ फ्लावर से पहले हम लोग 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे चॉप गार्लिक। गार्लिक, ठीक है। जी, जी। और उसमें फिर फ्लावर ऐड ऑन करेंगे और जी। मिल्क ऐड ऑन करेंगे। जी जी। और ये आपकी जो डिफरेंट रेसिपीज सॉस की जो है वो बना। इसके Ready, अलावा ठीक है। कोई और चीज़ डालनी है आपने इसके जी, अंदर? इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। ठीक है। चिकन पाउडर ओके। 1/2 टेबलस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून ओके। एंड ब्लैक पेपर पाउडर। अगर क्रश यूज़ करना चाहें उसका अरोमा थोड़ा इन्हेंस होता है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी 1/2 मर्जी टीस्पून। आप। जी जी, हाफ। ठीक है। ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करके तो इसको थोड़ी देर हम लोग एटलीस्ट 10 मिनट हम कुक हम करेंगे। इसको कुक करेंगे जी, जी। बस, इसके अंदर और कुछ भी नहीं जाना? नहीं नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं जाना। ठीक है। एट द एंड हम लोग इसमें चीज़ स्लाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मोज़रेला चीज़ है, ठीक है। चेडर चीज़ स्लाइस है ओके। एंड देन क्रीम होगी। अच्छा, क्रीम भी यूज जी, करेंगे क्रीम इसके भी यूज़ अंदर। करेंगे ठीक है। इसमें। अभी आप इसको 10 मिनट्स के लिए अभी इसको कुक जी, करेंगी, कुक एंड पे करेंगे। जो है ना वो चीज़ ऐड ऑन किया जी। जाएगा। ठीक है जी। शेफ़ मलिहा, आप साथ साथ जो है ना अपना कंटिन्यू करें, आप जी, रेसिपी जी, बनाएं। thank you। हम हमारे साथ एक और गेस्ट हैं जिनसे आपकी मुलाकात करानी है, और अभी हम बात करने वाले ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि ख़वातीन के लिए आला तालीम का हसूल ना सिर्फ उनकी फ़नी सलाहियतों को निखारता है बल्कि उन्हें मुआशरती और मुआशी तौर पर ख़ुद मुख्तार बनाने के मौक़े भी फ़राहम करता है। अब फ़नी तालीम ख़वातीन को बहुत से शोबों में करियर बनाने के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, ख़ास तौर पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और बेतहाशा शोबाजात है जिनमें शमूलियत इख्तियार की जा सकती है ख़वातीन की। इसके अलावा हेल्थ, फैशन डिज़ाइनिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ़ तकनीकी पेशों में भी ख़वातीन के लिए बेशतर मौक़े मौजूद हैं। लेकिन बात फिर वो आ जाती है कि इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे माशरे में कि कहीं ना कहीं हम ख़वातीन को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, ख़वातीन के लिए राहें हमवार नहीं की जा रही होती हैं। तो आज हम इसी वाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में लड़कियों के लिए ऐसे कौन से शोबाजात हैं जिनमें वो अपना करियर बना सकती हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकती हैं, ऐसे कौन सी डोमेन्स हैं जिनमें वो जा सकती हैं। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए रज़ा रहमान साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, माहिर तालीम है, तो उनसे बात करते हैं। रज़ा साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। रज़ा साहब, वैसे तो ओवरऑल हम तालीम के हवाले से बात करते हैं, लेकिन आज जो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है ख़वातीन का, उसके ऊपर हमने बात करनी है कि पाकिस्तान में लड़कियों के लिए या ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा एजुकेशन के साथ साथ जो फ़नी तालीम है, एक तो हमारी स्कूल की तालीम होती है, एक फ़नी तालीम होती है जो उनको प्रोवाइड करना बड़ा ज़रूरी होता जा रहा है। अगर हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है या ख़वातीन को एम्पावर्ड करना है फॉर देयर फ्यूचर। देखिए, इसमें जो एक मैं आपको ग्लोबल डाटा थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान 153 नंबर पे आता है 100 टोटल 156 ममालिक की लिस्ट में, जिनकी ख़वातीन इकनॉमिक पार्टिसिपेशन में अपना रोल प्ले करती हैं। यानी यहाँ बहुत कम ख़वातीन काम करती हैं। अगर इसको दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो 100 मर्द अगर काम कर रहे हैं तो 30 ख़वातीन काम करती हैं। तो उसके बावजूद हम 153 नंबर पे 153 रैंक्ड हैं।
ग्लोबली। लास्ट पे। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, चाहे हम वो काम करके अपने घर के माशी मामलात को बेहतर करें या हम गवर्नमेंट को दूसरे एंड पे सपोर्ट कर रहे हों। तो ख़वातीन का एजुकेट होना, फॉर्मल एजुकेशन साथ साथ ये टेक्निकल एजुकेशन, ये बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं पहले तो ये कहूँगा कि ख़वातीन होम मेकर्स होती हैं, घर के बहुत सारे काम कर रही हाँ होती जी, हैं, ऐसे बहुत ही। मुश्किल काम कर रही होती हैं। आई अप्रिशिएट, आई रिस्पेक्ट, लेकिन इसके साथ साथ वो चाहें तो अपने घर के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें भी वो उसको पार्ट भी प्ले कर participate सकती हैं। कर सकती वो हैं, गवर्नमेंट true। के साथ भी, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती हैं टैक्सेस की फॉर्म में। तो ऊपर से मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है पिछले 30 साल की, कि ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा ज़हीन होती हैं, ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा लॉयल होती हैं, ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा काम करने की सलाहियत रखती हैं। अल्लाह ताला ने ये सब बिल्कुल सलाहियतें इनको ऐसे दी हुई हैं। मर्द ज़रा थोड़ा सा काम से भागने वाले, या मैं कुछ अल्फाज ऐसे हैं वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो ज़रा काम से दिल चुराते हैं, काम अच्छा। काम करते हैं, वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। ख़वातीन ऐसा नहीं करती हैं, वो टू द पॉइंट चलती हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं जो ख़वातीन चला रही हैं, जो ख़वातीन चला रही हैं, अप्रिशिएटेड। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि बाकी बच्चों के लिए ये मोटिवेशन है, जो देखने वाले उनके लिए मोटिवेशन है। आप किसी ना किसी तरह अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कोई ना कोई पार्टिसिपेशन करके अपने घर की इकनॉमिक्स को बेहतर कर सकते हैं, अपने मुल्क की इकनॉमिक्स को बेहतर करने में आप मददगार साबित हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपके पास जो अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, एज अ होम मेकर तो आप ज़रूर काम करें, लेकिन आप अपने बिज़नेस को या अपनी जो दूसरी सलाहियतें उसको बुरोकार लाते हुए अपने इकनॉमिक्स को भी बेहतर करें। लेकिन अगर देखा जाए मौजूदा दौर, अगर हम जिसमें बैठे हुए हैं, जो दौर हम देख रहे हैं, और अगर बाहर के ममालिक की बात की जाए तो उनको अभी हम कम्पीट नहीं कर सकते। वहाँ पर ख़वातीन जिस तरह इवॉल्व टेक्नोलॉजी के साथ हैं, बाकी सारी चीज़ों में शायद एक टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अमल दखल है वहाँ पर, क्योंकि वो जल्दी अडेप्टेशन की तरफ चले जाते हैं। हमारे यहाँ पर जल्दी, वहाँ पर 20 साल गुजर जाते हैं उस चीज़ को, जब वो वेस्ट हो जाती है तब हम उस चीज़ को यहाँ पर लागू करते हैं। वो एक अलग चीज़ है, उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मौजूदा दौर में आपको क्या लगता है कि जैसे हम बच्चों को कह रहे होते हैं कि जी आपका ये फ्यूचर, आपको इस डोमेन में जाना चाहिए, इस फील्ड में जाना चाहिए, अगर ख़वातीन की बात कर ली जाए, बच्चों की बात कर ली जाए, तो आपको क्या लगता है किन शोबों में वो जा सकती हैं जो कि उनके फ्यूचर को सिक्योर करे, या वो ज्वाइन कर सकती हैं उन शोबाजात को? देखिए मुनीबा, फ़नी तालीम में तो हुकूमत ने भी, या जो हमारे अदारे हैं जैसे नेफ्टेक है, टेफ्टा है, इन्होंने बड़े अच्छे कोर्सेज ऑफ़र किए हुए हैं। वो ख़वातीन के लिए भी हैं, वो मेल के लिए भी हैं, दोनों के लिए हैं, और वो फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं आपको मिल रही है तो ये बड़ी ब्लेसिंग है। मेरा ख्याल है कि इसको अवेल करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि ये चीज़ें लोगों के नोटिस में नहीं हैं, लोगों को मालूम नहीं है कि हमें ये कैसे मिलना है। नेफ्टेक का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, या ये टेफ्टा का नाम कम लोग जानते हैं, और उनके कोर्सेज के बारे में तो बिल्कुल नहीं जानते। लोगों को ये होगा कि सिर्फ वो लड़कों के लिए है। जी, ये बात भी होती है। और दूसरी गुजारिश ये है कि जैसे आपने पहले कहा कि आज इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर आप चाहें तो बहुत सारी फील्ड्स आपके लिए आपके पास मौजूद हैं। आप चाहें तो एक लिमिटेशन में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए वहीं से बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, वहीं से कोई जॉब शुरू कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप आईटी में बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हैं, आप ई कॉमर्स का कोई स्टोर चला सकते हैं, आप टीचिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत सारी आज तो जितनी फैसिलिटीज़ हैं ख़वातीन को इन बिज़नेस के अंदर आने के लिए या अर्निंग करने के लिए, पहले कभी भी नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, इसको फोकस करना चाहिए। आप घर के काम ज़रूर करें, आप दूसरी चीज़ों को ज़रूर देखें, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और आप अपने घर की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि चैट जीपीटी को अपना दोस्त बनाएं, चैट जीपीटी को अपना एडवाइज़र बनाएं। चैट जीपीटी आने वाले दौर में हर एक का एनालिसिस करके देगा। इन बच्चों के पास पूरा नॉलेज, इन्फॉर्मेशन होगी। मैंने झूठ बोला है, मैंने गलत बयानी की है, मैंने कोई मिस कमिटमेंट की है, वो डाटा भी होगा। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप मामूली चीज़ ना समझें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर बंदे का पूरा नहीं दे सकते, पोस्टमार्टम करने के लिए सलाहियत रखती है। तो ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, इससे ख़ुद को आशना करें, ना कि इससे भागने की कोशिश करें। तो ये वालिदैन के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है कि उनकी राहें हमवार करें। तो शेफ़ की तरफ चलते हैं। शेफ़ मलीहा, कहाँ तक पहुँची हमारी रेसिपी? जी, अब मैं इसमें ऐड करूँगी मिक्स हर्ब, ठीक है, हाफ टी स्पून। ओके, अगेन मिक्सिंग। जैसे कि आप देख सकते होंगे कि सॉस काफ़ी कंसिस्टेंसी जी चेंज हो गई है। ठीक है, अब इसमें ऐड करूँगी चीज़ स्लाइस, चेडर चीज़ स्लाइस। ओके,
ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ को जी जी, ठीक है। मोज़रेला चीज़ स्लाइस, सही। अगेन मिक्सिंग, थोड़ा फ्लेवर इनहेंस करने के लिए हम इसे ऐड कर देते हैं। मतलब अगर आपका डाइट बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस है तो फिर जी, आप जी। ना करें तो अपनी मर्जी है, लेकिन अगर चीज़ बिल्कुल। होगी तो वो और भी ज़्यादा उसका फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। इसके लिए भी हमें टाइम चाहिए थोड़ा सा, जस्ट 2 मिनट्स। 2 मिनट्स चाहिए। Just 2 minutes। ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट पे मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून क्रीम। लास्ट में ऐड करने का पर्पज़ ये है कि जो हमारे अजीब से ठीक है, बबल्स बनना स्टार्ट चलें। हो जाते हैं वो नहीं ठीक। बनेंगे क्रीम के। ठीक है जी, आप फिर साथ साथ बनाएं, मुझे यहाँ पे एक जी, छोटी जी। सी ब्रेक लेनी है। रज़ा और रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर तालीम है। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके जी, वक्त my का pleasure। कि आप यहाँ पर आए और इस पे बात की है। जनाब, हम एक ऐसे माशरे में सांस ले रहे हैं जहाँ लड़कों का रोना मना है और लड़कियों को बुलंद आवाज़ में बोलना बेअदबी समझा जाता है, जहाँ मर्द किचन में जाए तो उसकी मर्दानगी पर सवाल उठते हैं और लड़की अगर गाड़ी चलाए या फिर मैकेनिक बने तो उसे मजाक का निशाना बनाया जाता है, जहाँ बचपन में ही बच्चों के खिलौनों पर जेंडर का लेबल लगा दिया जाता है और बड़े होकर उन पर पेशों, जज्बात और हत्ता के रंगत तक की बुनियाद पर फैसले मुसल्लत किए जाते हैं। क्या वाकई मर्द हमेशा मजबूत और ख़ुद कफ़ील रह सकते हैं? क्या औरत के जज्बाती होने को कमज़ोरी और उसकी तालीम को रिश्तों में रुकावट समझना दुरुस्त है? ये दोहरा मयार, ये गैर ज़रूरी बंदिशें आखिर कब टूटेंगी हमारे माशरे में से? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, इन तमाम तो स्टीरियोटाइप्स की जो सिर्फ ख़वातीन को ही नहीं बल्कि मर्दों को भी घुटन में जीने पर मजबूर करती हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर ताहिरा रुबाब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर नफ्सियात हैं, तो उनसे बात करते हैं इन तमाम तर स्टीरियोटाइप्स के ऊपर। डॉक्टर ताहिरा, आपको वेलकम कहते हैं, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ताहिरा, सबसे पहले तो ये तो जो बोला जाता है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता और मर्द ने रोना नहीं है, तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते हो, ये वाकई ऐसा है कि ये सिर्फ हमने अपने दिमाग में बनाया हुआ है कि मर्द को दर्द नहीं होता? मुनीबा, ऐसा एक्चुअली ऐसा है नहीं है, दर्द बिल्कुल होता है, लेकिन ये जो हमारे एक्चुअली कुछ बिलीफ सिस्टम्स जो हैं वो बने हुए हैं सिंस एवर, और जेंडर को जैसे आपने बड़ी खूबसूरती से पहले बयान किया कि हमने इतना ज़्यादा इनग्रेव किया हुआ है कि वो आपकी पहचान बन गए, जेंडर रोल्स आपकी पहचान बने हुए हैं बेसिकली। तो मर्द को दर्द होता है, बिल्कुल होता है, और उसी तरह से दर्द होता है जैसे औरत को दर्द होता है, लेकिन क्योंकि उसके पास आउटलेट नहीं है, सोसाइटी उसको इजाज़त नहीं देती कि वो रो सके, वो एक्सप्रेस कर सके, तो वो फिर उस आदमी को हम आदमी नहीं समझते जो रोता है, उस आदमी को हम आदमी नहीं समझते जो अपनी बीवी और बच्चे और किसी से भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है, वो उसकी कमज़ोरी समझा जाता है। सो इमोशनल एक्सप्रेशन जो है उसके ऊपर मैं समझती हूँ ये डिस्क्रिमिनेशन है जो कि पूरी दुनिया में है, सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में आदमी ये फेस करते हैं कि जो उनका इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं होता। यस, आप कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जहाँ पे जेंडर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को इजाज़त दी है कि भाई हर इंसान अपना इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो दे सकता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, बट इवन देन वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आदमी जो है वो रोए या अपना जो सॉफ्टर साइड ऑफ ह्यूमैनिटी है उसको शेयर कर सके या उसके बारे में बात कर सके। सो इट इज़ देयर, नॉट बायोलॉजिकली बट येस सोशली। सोशल प्रेशर है social ये, pressure। और कुछ भी नहीं है, नहीं, बायोलॉजिकल नहीं है। नहीं अगर आप रो भी लेते हैं, मर्द हजरात की अगर बात, अगर रो भी लेते हैं तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं कुछ होता, भी नहीं रोने होता। से मेरे ख्याल में मैं तो कहती आपका हूँ ज्यादा एक अच्छा expression catharsis हो जाता है Exactly, आपका। वो मर्द जो कि रोते नहीं है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पत्थर हो जाते हैं, या फिर उनको अल्टीमेटली जिन मर्दों को आप इमोशनल एक्सप्रेशन की इजाज़त नहीं देती, अल्टीमेटली आप देखेंगे कि उनको हार्ट प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स होना शुरू, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, उनका बहुत इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि आपने इमोशनल एक्सप्रेशन देना ही देना है, और इमोशंस कोई गैर इंसानी चीज़ नहीं है, दिस इज़ वेरी नेचुरल और हर इंसान में होते हैं ये, और ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ औरत में इमोशंस है और मर्द में इमोशंस नहीं है, नो नॉट एट ऑल। इनफैक्ट जो मुनीबा, जो सबसे बड़ी मैं समझती हूँ कि जो गलती हमने की है, हमने मर्द की पहचान इस तरह से बना दी है कि जी मर्द वो है जो रोता नहीं है, मर्द वो है जो जिसको दर्द नहीं होता, मर्द वो जो है 24 घंटे भी काम कर ले तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मर्द वो है जिसको लुक आफ्टर प्यार की ज़रूरत नहीं होती, हमने ये मर्द बनाया। तो अगर आप ये देखो तो ये वो सारे ह्यूमनिस्टिक करैक्टरिस्टिक्स हैं जो इंसान को इंसान बनाते हैं।
सो इसका मतलब ये कि आदमी इंसान नहीं समझा जाता बेसिकली। आप इसको निकाल दें इन चीज़ों को, तो जब आपने एक इंसान तैयार ही नहीं किया, तो फिर जब वो वायलेंस की तरफ जाते हैं, जब वो बहुत सारी और चीज़ें कर रहे होते हैं, तो फिर आप उससे सवाल किस बात का कर रहे होते हैं? बिकॉज आपने तो परवरिश एक पत्थर को और एक वो इंसानियत को निकाल के एक बंदे की आपने परवरिश जो है वो की है, तो उससे फिर ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड करते हैं किसी भी जेंडर को, इसी तरह से मैं लड़कियों के बारे में भी कहती हूँ कि जब लड़कियों को आपने कहा जी ये छोटा जहन है, इनका एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं, ये कुछ कर नहीं सकती, ये बोल नहीं सकती, ये बड़ी सीट्स के ऊपर जाके या हायर हायरार्की में जब वो जाती हैं तो वो उसको मैनेज नहीं कर पाती। दिस इज़ ऑल लाइक योर इन्वायरमेंट जो आपने क्रिएट किया है औरत और मर्द के इर्द गिर्द। आपने औरत को इतना फ्रेजाइल कर दिया है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, आप उसको इजाजत नहीं देते, मर्द को आपने उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट कर दिया कि वो एक पत्थर है, उसको तो कुछ भी नहीं होता। सो ये जो डायकॉटमी हमने और जो डिस्क्रिमिनेशन हमने क्रिएट की है, मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा जो एक जुल्म है आदमी और औरत दोनों के ऊपर। आप ये देखें कि इंसान इन्वायरमेंट से बनता है, उसकी पर्सनैलिटी का आप समझो कि 70% से ज़्यादा जो होता है वो इन्वायरमेंट बिल्ड करता है। आप जो बच्चे को इन्वायरमेंट देंगे बच्चा वैसा हो जाएगा। अब आप देखो कि अगर आप लड़की को ये सिखाना शुरू कर देंगे ना कि यू कैन डू एनीथिंग, तुम स्ट्रांग हो, तो वो स्ट्रांग होती है। आप देखिए आज की औरतें या इसके अलावा जो इवन वेस्ट की औरतों को देखें, अरब की औरतों को देखें, इवन थाईलैंड आप चले जाएं तो वहाँ पे मार्केट सिर्फ औरतें चला रही हैं। तो आप क्योंकि वो परवरिश इस तरह की है, वो माहौल इस तरह का है। हमारे यहाँ का माहौल है नहीं नहीं तुम बाहर नहीं अकेले, ओहो नो तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं उठा सकती। तो फिर जब आपने इन्वायरमेंट ऐसा दिया है तो वहाँ पे इसी तरह के बिहेवियर्स हमें नज़र आ सकते हैं। सो जिस तरह से इवन हम औरतों के लिए कहते हैं कि ये गाड़ी नहीं चला सकती, आपने इतना ज्यादा ये बात कही है कि वो अब वो बेचारी वाकई जब वो गाड़ी चलाते हुए सड़क पर सोचती हैं कि ओह माय गॉड एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये कंडीशनिंग है कि लोगों को, अब मैं गाड़ी चला रही हूँ, सारे मर्द मुझे देख ही रहे होंगे और ये सबके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि क्योंकि ये औरत है तो ये तो गाड़ी ये सही नहीं चला रही, ये सही नहीं चला रही, तो वो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें स्टीरियोटाइप्स आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने औरत और मर्द दोनों का रहना जो बड़ा मुश्किल किया। देन हम ये समझते हैं कि लड़के जो हैं वो घर से बाहर किसी भी वक्त जा सकते हैं, वो किसी भी वक्त कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जॉब्स जो कि लड़कियों को करने की इजाज़त ही नहीं है, इवन सोचा भी नहीं जा सकता कि वो कर सकती हैं। तो वो भी सिर्फ अपने जेंडर की बेस के ऊपर जो है सारी चीज़ें की, जबकि जेंडर जो है ये सिर्फ एक रोल है जिसमें आप मतलब ये सोसाइटी की तरफ से आया हुआ रोल है कि जी ये आदमी है और ये कर सकता है, ये औरत है, ये कर सकता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो हम लोगों ने सोसाइटी ने जो है ना वो डिफाइन कर दिए हुए हैं। यस, ये जरूर है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें जैसे मदरहुड जो है वो ऑफकोर्स औरत नहीं करना है, जैसे फादरहुड है वो औरत नहीं करना है। कुछ ऐसी बेसिक चीजें जरूर हैं जो कि जो दोनों जेंडर में सेम हो जाती हैं, अपना अपना है, मगर बाकी सब जो सोशल कंस्ट्रक्ट है उसमें दोनों सब कुछ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी सोसाइटी ने ऐसा इन्वायरमेंट उनको दिया हुआ हो या उनको उस तरह से इनकरेज किया हो। सो ये दोनों चीज़ों को आपको ये शिफ्ट जो आप दे रहे हैं इसको बड़ा सोच समझ के शिफ्ट देना है, जो कि मैं समझती हूँ कि हम उतना सोच समझ के नहीं दे रहे। हमारे यहाँ पे बस वो शिफ्ट आ रहा है, नन इज़ देयर टू मॉनिटर दैट। क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों भी एक डिस्कशन हो रही थी कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कमी जिस चीज़ की है वो उन लोगों की है जो फिलोसफर्स हमारे हुआ करते थे, जो लीडर्स जैसे इशफाक अहमद साहब थे, जैसे बानो कुदसिया थी, जो हमें सोसाइटी को ना एक फॉर्म करते थे। सही। अब वैसे लोग आपको बहुत कम नजर आते हैं। अब आपको टिकटॉकर्स नजर आते हैं। वो टिकटॉकर्स बुरी बात तो नहीं है, मगर वो टिकटॉकर्स लेकिन वो कहीं किसी जगह पे लेकर नहीं जा रहे ना। एग्जैक्टली वो जो एक आइडियोलॉजी और हमारी एग्जैक्टली वो आइडियोलॉजी और वो सारी चीजें जो है वो नहीं है उस तरह से। तो हमें एक नेशन बिल्डिंग और एक जो ह्यूमन डेवलपमेंट की चीज़ें उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर ताहिरा, थैंक यू सो मच कि आप आई और इसके ऊपर बात की है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स पे हम बात कर रहे थे। जाते जाते शेफ़ मलिया की तरफ भी जाऊँगी। शेफ़ मलिया, हमारा रेडी हो गया? जी, चिकन स्टेक रेडी है, सॉस भी रेडी है, मैं इसको पोर कर देती हूँ चिकन पे। जी, ये लास्ट जो है ना ये हमारा प्रेजेंटेशन हो रही है स्टेक्स की, और उसके बाद हमारी स्टेक्स जो है ना चिकन स्टेक्स वो रेडी हो गई है। ठीक है, मैं हाफ इस पे पोर कर रही हूँ। ठीक है, और हाफ आप जो है ना वो साइड पे वो रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए ठीक है।
आप वो देख भी सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से आप घर में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो आप बाहर जाके 3-3, 4-4 हज़ार की खा रहे होते हैं और सिर्फ एक बंदा, और यही आप घर में सारी चीज़ें आप मंगवा के रख लें तो वो आप इजीली जो है ना घर में सारे लोग खा सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच शेफ़ मलिहा कि आप भी आई और इतनी मज़े की जो रेसिपी आपने हमारे साथ शेयर की है। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, दुनिया भर में नौजवानों में दिल के अमराज का ख़तरा बढ़ता जा रहा है और ये ख़तरा अब सिर्फ उम्र रसीदा अफराद तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके मुताबिक हर साल 90 लाख अफराद दिल के दौरे या दिल से जो सर्जरी है उसकी पेचीदगियों के बाइस मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसमें बड़ी तादाद 25 से 40 साल के नौजवान मर्द और ख़वातीन की है, जबकि नौजवानों में हार्ट अटैक की बड़ी वजह गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी है, नींद की कमी, जंक फूड, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, जिस्मानी सरगर्मियों की कमी समेत तंबाकू नोशी और वेपिंग का बढ़ता रुझान है, जो ज़हनी दबाव और डिप्रेशन का बाइस भी बनते हैं। दूसरा, माहिरीन के मुताबिक अगर नौजवान नस्ल ने अपनी तर्ज ज़िंदगी ना बेहतर की तो आइंदा चंद बरसों में इंसानी सेहत से मुतल्लिक दुनिया में दिल के अमराज की शरह में इजाफा और दिल के अमराज से सबसे बड़ा आलमी बहरान पैदा हो सकता है। तो आज हमने इसी पर बात करनी है कि स्टैटिस्टिक्स जो हमें बता रहे हैं इसके ऊपर कितना ज़्यादा काम किया जा रहा है, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, डॉक्टर्स इस हवाले से क्या अपना काम कर सकते हैं और क्यों ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, प्रिकॉशनरी मेजर्स इसके क्या लिए जा सकते हैं। तो इस पर बात करनी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मोहम्मद बिलाल मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे स्टार्ट करते हैं। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है मुनीबा, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, क्या स्टैटिस्टिक्स हमारे बताते हैं, ख़ासतौर पर अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर कितने लोग आते हैं दिल के अमराज के हवाले से? देखिए मुनीबा, सबसे पहले तो ये इतना एक संगीन टॉपिक है आजकल के, अब तो इससे हर जो नौजवान है, बल्कि आप ये कह लें कि टीन एजर भी इससे मुतासिर होना शुरू हो चुके हैं। एक वक्त था कि हार्ट की जो डिज़ीज़ थी उसको कहा जाता था ये अमीरों की बीमारी है, तो अब ये अमीरों की बीमारी नहीं रही। अमीरों ने अपना जो लाइफस्टाइल है, तर्ज ज़िंदगी उसको बेहतर कर लिया है। अब जितनी भी बीमारियां आप देखेंगे वो ट्रिकल डाउन और वो नीचे तक पहुंच चुकी हैं। सारा डायमेंशन जो है वो चेंज हो चुका है। अब आप जितने भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। तो जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है दुनिया में अभी भी नंबर 1 है अमवात। किसी एक वक्त में रोड एक्सीडेंट होता था, लेकिन चूँकि एडवांस कंट्रीज़ ने उसको चेंज किया, अपने रूल्स को बेहतर किया, तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड और पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा जो अमवात है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से हो रही हैं। अच्छा, आपने इंट्रो में कुछ चीज़ें बताई कि अपने लाइफस्टाइल को किस तरह बेहतर करना है। जंक फूड है और इसके अलावा जेनेटिक्स हैं, कई लोगों की फैमिली हिस्ट्री है, लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो है हेल्थ एजुकेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि हमने क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे अपनी लाइफ को बेहतर करना है। चूँकि किसी को नहीं पता कि किसी को कब कार्डियक अरेस्ट हो जाए या उसको हार्ट अटैक हो जाए, तो उसके लिए हर बंदे को जो है ना अपनी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये तैयार रहना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से सोशल मीडिया के ऊपर ये भी एक र्यूमर है कि जी जिसने कोविड की वैक्सीन लगाई है या बूस्टर डोज लगा रहे हैं उसको भी हार्ट अटैक हो रहा है। फिर आता है जी लाइफस्टाइल है, फिर आता है जी इनएडिक्वेट जो स्लीप है उसका है, फिर है जी एक्सेसिव एक्सरसाइज या मामूल से ज़्यादा जो एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज जो करते हैं जिसमें दिल की पंपिंग जो है वो तेज़ हो जाती है। तो हमने कुछ ये दिनों में देखा कि मुख्तलिफ जो वीडियोस आई हैं तो उनमें जो लोग हैं वो कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं, हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। कई क्रिकेट खेलते उनको हार्ट अटैक हो रहा है। वो सोशल मीडिया पे टीचर की जो है एक टीचर का हो रहा है। इसी तरह ये तो वो हैं जो कि रिपोर्ट हो गई। थाउजेंड ऑफ ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते। तो इसमें सबसे अहम जो चीज़ है कि आपको सिम्टम्स का पता होना चाहिए। एजुकेशन हम अपनी आवाम को दे रहे हैं कि कम अज़ कम देखें, हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता होना चाहिए कि आजकल ये मोस्ट कॉमन बीमारी है और ये जानलेवा बीमारी है। तो आपको जब कभी भी, चूँकि अक्सर हमने देखा है
कि एसिडिटी रात को होती है, चूँकि हम बेड पे खाना खाते हाँ, हैं, और उधर ही पिज़्ज़ा लेट जाते शवारमा हैं, जंक फूड उधर खा ही, के, वो समटाइम एसिडिटी होती है या हार्ट की पेन होती है। ये ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल काम है। इवन के समटाइम इसको डॉक्टर्स भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि एसिडिटी है, ये हार्ट का इंजाइना पेन हो रहा है। तो उसमें समटाइम ये है कि अगर आपको इस तरह की कैफियत रात को हुई तो फौरी तौर पे आप हॉस्पिटल में जाए, सबसे पहले ECG कराएं। ठीक है। और हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं उसमें छाती में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये हर एक को पता होना चाहिए। अगर पेन पीछे जा रही है कमर में या नेक में या आपके बाजू में आ रही है या ये जॉ में जा रही है, या स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथिंग जो है वो हो रही है, तो ये कुछ 4-5 सिम्टम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशल है। तो आपको फौरी तौर पे जो है ये हॉस्पिटल्स के अंदर जाना चाहिए। तो इसके अलावा ये एक मेडिसिन हम लेके हैं डिस्प्रिन, ये एस्पिरिन सबको पता है कि ये खून को पतला करने वाली गोली है। तो जब भी किसी को कोई इस तरह की कोई इंडिकेशन आए तो फौरी तौर पे एक डिस्प्रिन, और ये एक टैबलेट होती है क्लोपिडोग्रिल, अच्छा। ये आप किसी भी ब्रांड की ले लें, वो आप 4 गोलियां, ये अगर आपके साथ दिल में दर्द हो रही है तो एंजिसिड, ये आपने एक गोली ज़बान के नीचे रख लेनी है। अच्छा, ये जो 3 मेडिसिन बताई, 4 गोलियां वो खानी है क्लोपिडोग्रिल की, एक डिस्प्रिन, एक एंजिसिड की। अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा है तो ये दवाइयाँ आपकी जान बचा सकती हैं। अच्छा। और ये हर एक को पता होना चाहिए, फर्स्ट एड के तौर पर काम कर सकती है। 3 मेडिसिन का हर एक को पता होना चाहिए। और सेकंड अहम चीज़ हमने अक्सर भी देखा है कि CPR एक इतनी अहम चीज़ है, चूँकि मैंने सीखी हुई है। अच्छा। मैंने 2-3 दफ़ा ये तो हर किसी को आनी चाहिए। मैंने ट्रेनिंग इसकी ली है कि CPR कैसे करना है, क्योंकि आज के कार्डियक अरेस्ट जब होता है या हार्ट अटैक होता है तो आपके पास फ्यू मिनट्स होते हैं। अगर आप रिससिटेट पेशेंट को कर लें तो कर लें, अदरवाइज पेशेंट आपके सामने आपके हाथों से निकल जाता है। तो हमारी ये है कि हमारे जो नौजवान हैं सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करते रहते हैं या टाइम, तो वो इस तरह की चीज़ें सीखें, प्रोडक्टिव चीज़ों में अपना टाइम गुजारें। हमें डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन साहब ने भी ज्वाइन किया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं PIC के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब जो रेशो है ख़ासतौर पर दिल के अमराज की वो बढ़ती ही जा रही है, तो क्या क्या इसके रीजंस हैं वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये एक बहुत अहम सवाल है जो आप पूछ रहे हैं आजकल। आपने बात की वालिदैन की तरबियत के हवाले से, उसमें जाहिर है कि सबसे अहम चीज वो खुराक है जो आपको बचपन से दी जाती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उस खुराक में बहुत सारी चिकनाहट की चीजें आती हैं। वो जो चिकनाहट की चीजें हैं, अगर एक बच्चा बारीक हो तो उसके लिए तो वो सूटेबल होती है, लेकिन जिस वक्त एक शख्स की ज्यादा सेहत में हो तो वो उसके लिए मुनासिब नहीं है। चंद एक चीजों के बारे में हर किसी को टोटल क्लैरिटी चाहिए। आपके बच्चे को वर्जिश की जरूरत है, उसको प्रॉपर स्पोर्ट्स की जरूरत है, उससे भागना दौड़ना प्रॉपरली है। अगर वो ये फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करेगा तो उसकी ग्रोथ और नशो नुमा में प्रॉब्लम्स होंगी। हम लोग बहुत सारे एड्स में तो वो चीजें दिखा देते हैं, लेकिन आप अपने शहर के अंदर गौर से देखें कि कितने प्लेइंग फील्ड्स हैं, और फिर उससे ज्यादा खौफनाक चीज ये है कि हमारे कितने स्कूलों के पास प्लेइंग फील्ड्स हैं। इस वक्त एलिटिस्ट स्कूल्स में भी प्लेइंग फील्ड्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उनके पास अपने अपने बहाने जरूर हैं, लेकिन असल हकीकत यह है कि बच्चों को वर्जिश करने की जगह नहीं मिलती, ना ही वो उस तरह से प्रॉपर। तालीम और तरबियत है, तालीम का एक हिस्सा आपका फिजिकल एजुकेशन है। हम उस फिजिकल एजुकेशन से बिल्कुल महरूम हो चुके हैं। हमारे जो भी लोग जाके इंटरनेशनली थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स में कर लेते हैं, वो उसमें कोई नेशनल एफर्ट नहीं है। ये सारे का सारा एक्चुअली आपका लोकल एफर्ट्स के साथ कुछ चीजें चाहिए। फिर आपने बात की कि आपकी अपनी बीमारियों में किस तरह से अहमियत है। देखिए, 4 चीजों की बात हर किसी को बार बार बताई जाती है। डायबिटीज यानी कि शुगर का होना, हाइपरटेंशन यानी कि बुलंद फिशार खून उसका होना, सिगरेट नोशी, और फिर खून की चर्बी कोलेस्ट्रॉल का होना। इन चारों में वाहिद एक तंबाकू नोशी ऐसी है जो आप जाके खुद बाजार से खरीद के लाते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर इस बात को डिफाइन कर दिया गया है कि जनाबे आला उसकी डब्बी के ऊपर से खुद बेचने वाले ने लिख दिया है कि ये जहर है, लेकिन हमारी कौम फिर भी जाके उस चीज को खरीदने के लिए चल पड़ती है। अब तो इससे और भी ऊपर डॉक्टर साहब वेप्स और ये ई सिगरेट्स और ये सारी चीजें आ गई हुई हैं।
बिल्कुल सही बात है। और ये जितनी भी चीजें, जितनी स्ट्रॉन्ग चीजें आनी शुरू हो गई हैं वो उतनी खतरनाक है। इनका स्टार्ट कराया गया था ये सोच के कि, या उन लोगों का ये ख्याल था कि जनाब ये सिगरेट नोशी से परहेज करने के लिए होगा। हकीकत ऐसी नहीं है। क्लियर कट डिफाइंड स्टडीज हैं कि जो लोगों ने वेप इस्तेमाल किया उन्होंने सिगरेट और ज्यादा इस्तेमाल किया, या वो लोग पहले सिगरेट नहीं इस्तेमाल करते थे अब वो सिगरेट इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए ये बातें तो बिल्कुल क्लियर कट है। अब रहा ताल्लुक शुगर का। शुगर का जो चीज है, अगर आपको खुदा ना करे विरासत में शुगर आ गई है तो शुगर के इलाज के पहले 3 कदम है। पहला कदम है अपनी खुराक को दुरुस्तगी करना। खुराक के अंदर ऐसी चीजें मत इस्तेमाल करें जिससे शुगर बढ़ती है। सही। यानी कि तेज मीठी चीजें मत खाएं, ठीक है। तेज घी वाली चीजें, तली हुई चीजें मत खाएं। और फिर उसके साथ उसके बराबर की अहमियत है कि आपने जरूर रोज वॉक करनी है और एक्सरसाइज करनी है। तकरीबन रोज के आपके पास 3 से 4-5 किलोमीटर वॉक आपकी होनी चाहिए। रोज तकरीबन आधा घंटे से 45 मिनट आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। ठीक है। ये और ये खवातीन और चीजें मर्द, आपके लिए, ठीक ये है। दोनों के लिए, चाहे आप औरत हो, आपके लिए ये चीजें लाजमी है। अच्छा, जाते ये जाते करेंगे- क्योंकि वक्त की शॉर्टेज है डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूंगी ठंडे पानी से भी इसका रिस्क बढ़ जाता है, ऐसा कुछ है या ये मिथ है? देखिए, ठंडे का पानी के बारे में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी बातें कही जाती हैं। जी। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जिस वक्त आप एक ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ खुराक वाली नाली में एक स्पैज्म क्रिएट होता है। ओके। वो स्पैज्म की वजह से ऐसी कैफियत महसूस हो सकती है, और फिर उसके साथ और चीजें भी हैं। लेकिन डायरेक्ट लिंक अभी तक किसी ने ठंडे पानी के साथ साइंटिफिकली स्टैब्लिश नहीं किया। चले जी, लेकिन बहुत indirect शुक्रिया डॉक्टर evidence है। साहब, वक्त की शॉर्टेज थी वरना इसके ऊपर मजीद हम बात करते। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर बिलाल मोहयुद्दीन ने हमें ज्वाइन किया था, बिलाल चौधरी ने हमें ज्वाइन किया था। बिलाल, थैंक यू सो मच कि आप भी आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।